दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है, उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया, उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गईं। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी, उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती, और कौन है ये लड़की, और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज़्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी, और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई, और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहाँ भरने वाला था। उसे तो अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए ओनली फैंस के ज्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी एक साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफी नजदीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया, और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था,
और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी, और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी, और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है, जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोई जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं, पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है, तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। 16 अगस्त 2022 जर्मनी के म्यूनिख शहर के एक जंगल से गुजर रहे कुछ राहगीरों को जंगल के बीचों बीच एक मर्सिडीज कार दिखाई देती है। उन्हें लगा कि शायद कार वाला जंगल में फंस गया है। ये सोचकर वो लोग उसकी मदद के लिए कार के पास जाते हैं, पर जब वो लोग कार देखते हैं तो सभी के सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लड़की के पूरे शरीर पर चाकुओं के कई निशान थे। चाकुओं के निशान इतने ज्यादा थे कि लड़की का चेहरा तक पहचानना मुश्किल था। सभी लोग घबराकर तुरंत पुलिस को इस लाश की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस कार में लड़की की लाश मिली थी उसके नंबर प्लेट को चेक किया गया तो पता चला कि ये कार एक लड़की के नाम पर रजिस्टर है और उसका नाम है शाहरबान। इसके बाद पुलिस शाहरबान के घर वालों से बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कार शाहरबान ही लेकर बाहर गई थी और अब तक वापस घर नहीं आई है। घर वालों की बात सुनकर पुलिस को यही लगा कि शायद शाहरबान की लाश उन्हें उस कार में मिली है। पुलिस शाहरबान के घर वालों को लाश की पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेकर आती है। लाश को देखकर पहले तो शाहरबान के घर वालों को लगता है कि ये शाहरबान की ही लाश है, पर जब शाहरबान के घर वाले उस लाश का चेहरा देखते हैं तो वो श्योर नहीं हो पाते कि ये लाश उनकी ही बेटी की है या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लाश के चेहरे पर बहुत सारे चाकुओं के निशान थे। जब लाश की पहचान करना मुश्किल हो गया तब पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाने का डिसीजन लिया। पुलिस को अभी तक अपनी शुरुआती जांच में यही लग रहा था कि शाहरबान को जंगल में अकेला पाकर किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और जब शाहरबान ने इसका विरोध किया होगा तो उसने किसी धारदार हथियार से इस पर वार कर दिया होगा। लेकिन जब इस लाश की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आई तब पूरा केस ही पलट गया। डीएनए रिपोर्ट को देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डेड बॉडी का डीएनए शाहरबान की फैमिली से मैच नहीं करता। असल में जिसकी मौत हुई थी वो लड़की कोई और थी, यानी कार तो शाहरबान की थी लेकिन लाश उसकी नहीं थी। अब पुलिस वालों के लिए एक बड़ी पहेली बन गई थी कि अगर मरने वाली शाहरबान नहीं थी तो फिर वो कौन थी और वो लड़की देखने और कद काठी में बिल्कुल शाहरबान जैसी ही क्यों लग रही थी और इन सब के पीछे क्या राज है। ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। पुलिस को ये पता नहीं था कि मरने वाली लड़की कौन है, पर उन्हें ये पता था कि अगर शाहरबान जिंदा है तो उसे जरूर पता होगा कि इस लड़की की लाश उसकी कार में कैसे आई। इसलिए पुलिस शाहरबान की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि शाहरबान का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शकीर। अगर उसे पकड़ लिया तो शाहरबान का पता मिल सकता है। इसके बाद पुलिस शकीर को ट्रैक करना शुरू करती है और जल्द ही पुलिस को उसका पता भी मिल जाता है। जब पुलिस शकीर को गिरफ्तार करने पहुंचती है
तो वहाँ पे पुलिस को शकीर के साथ साथ शाहरबान भी मिल जाती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की शक्ति से शाहरबान टूट जाती है और वो सारा गुनाह कबूल लेती है। पुलिस जब शाहरबान से कत्ल की वजह पूछती है तो शाहरबान बताती है कि उसके परिवार में पिछले काफ़ी समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। इस तनाव की वजह से वो अपने घर से दूर जाना चाहती थी, पर घर वाले उसे छोड़ नहीं रहे थे। उसके ऊपर उसके मम्मी पापा का काफ़ी दबाव था। इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड शकीर से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते उन दोनों के रिश्ते भी खराब हो रहे थे। इसलिए शाहरबान ने सोचा कि क्यों ना वो खुद को मरा हुआ साबित कर दे। उसके मरने के बाद उसका परिवार वालों से पीछा छूट जाएगा और फिर वो आराम से अपनी सारी जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ बिताएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे अपने जैसी एक लड़की की लाश चाहिए थी, जिसकी उम्र और कद काठी उसके ही जैसी हो। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर अपने जैसी दिखने वाली लड़की की तलाश शुरू कर देती है। हमशक्ल वाली लड़की की तलाश में शाहरबान ने पहले अपने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और फिर उसी फर्जी अकाउंट के जरिए वो आसपास के एरिया की उन लड़कियों से बात करने लगी जो उसके जैसी दिखती थी। फेसबुक के जरिए पहले उसने एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी की, पर वो किसी तरह से बच निकली। इसके बाद अगस्त 2022 में इंस्टाग्राम पर उसे खदीजा मिली। खदीजा अल्जीरिया की रहने वाली थी और इस समय वो अपने दूसरे पति के साथ जर्मनी में रह रही थी। खदीजा की पहली शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। पहले पति से तलाक के बाद खदीजा ने दूसरी शादी की थी। इंस्टाग्राम पर खदीजा ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के दौरान शाहरबान ने खुद को किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बताया और उसके प्रमोशन के लिए खदीजा को हायर करना चाहती थी। इसके लिए वो खदीजा को अच्छे पैसे भी ऑफर कर रही थी, पर इन सबसे पहले शाहरबान ने खदीजा से मिलने की शर्त रखी। खदीजा शाहरबान के फैलाए हुए इस झूठे जाल में फंस गई और वो शाहरबान से मिलने के लिए उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गई। इधर शाहरबान पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश तैयार कर चुकी थी। खदीजा को इन दोनों ने पहले अपने कार में बैठाया और फिर कार अपने घर की तरफ मोड़ ली। शाहरबान और खदीजा के घर की दूरी करीब 100 किलोमीटर थी। घर लौटते समय काफ़ी अंधेरा हो चुका था। शाहरबान ने कार को एक सुनसान जंगल में रोक दिया और वहीं पर शाहरबान और शकीर दोनों ने मिलकर खदीजा पर अटैक किया। इन दोनों ने पहले से चाकू रखा हुआ था। मर्डर के बाद उन्होंने खासकर खदीजा के चेहरे पर चाकू से 50 से ज़्यादा बार वार किए ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। मर्डर के बाद शाहरबान ने अपने कपड़े मर चुकी खदीजा को पहना दिया और पहले से लेकर आई दूसरे कपड़ों को पहनकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग जाती है। शाहरबान की कहानी सुनने के बाद पुलिस खदीजा के घर वालों और उसके पति को इसकी सूचना देते हैं और शाहरबान की बात सच है या झूठी उसके लिए डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट फिर से करवाते हैं। इस बार डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट खदीजा के पेरेंट्स से मैच कर जाता है, जिसके बाद पुलिस शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों, अभी इस केस में कोई फैसला नहीं आया है, पर जर्मनी में ऐसे जुर्म के लिए कम से कम 20 साल की सजा मिलती है। उम्मीद है शाहरबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर दोनों को उनके किए की सजा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।